Hello everyone, a very warm welcome to the Safal 2.0 batch for CUET on your CUET वाला channel and together we are preparing for your subject of legal studies. तो हमने previous classes में आपका सब्जेक्ट पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट लॉ का। कॉन्ट्रैक्ट लॉ की अभी तक हमने 2 क्लासेस पढ़ ली हैं जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जाना, कॉन्ट्रैक्ट की इंपॉर्टेंस को समझा, कॉन्ट्रैक्ट बनता क्या कैसे है, क्या क्या स्टेप्स उसमें लिए जाते हैं वो भी हमने डिटेल में समझे। उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए क्या क्या असेंशियल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। हमने हर एक जो भी ये इंग्रेडिएंट है, एसेंशियल एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट बनाने का, इसको डिटेल में डिस्कस किया और इसके जो वेरियस नुआंसेस हैं, इसके जो अलग अलग फीचर्स हैं, इसमें क्लासिफिकेशंस हैं, उनको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो इसकी कॉन्टिन्यूएशन में ही आज कॉन्ट्रैक्ट लॉ का हमारा लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस क्विकली हैव अ लुक एट द रिकैप ऑफ द प्रीवियस लेक्चर कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या क्या टॉपिक्स कवर किए थे। तो इसमें सबसे पहले हमने बात की थी कंसिडरेशन के बारे में। तो कंसिडरेशन क्या होता है? समथिंग दैट यू गेट इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। जैसे कि कोई भी दो व्यक्ति अगर आपस में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं तो उनको एक चीज वो दे रहे हैं और बदले में वो कोई चीज ले रहे हैं, तो उनको बदले में जो चीज मिलती है वो उनके लिए कंसिडरेशन है। तो कंसिडरेशन के भी हमने अलग अलग फीचर्स पढ़े कि कंसिडरेशन हमेशा रियल होनी चाहिए और कंसिडरेशन इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि तुम मुझे 1 लाख रुपए दो, मैं इस डेड पर्सन को अलाइव कर दूंगा, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तो ये रियल कंसिडरेशन नहीं है, इट इज अ इमेजिनरी कंसिडरेशन, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। और हमेशा कंसिडरेशन एक लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, उसमें कुछ भी इलीगल एलिमेंट नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? कंसिडरेशन जरूरी नहीं है कि एडिक्वेट हो, अगर आपकी कंसिडरेशन इनएडिक्वेट भी है तो भी वो एक वैलिड कंसिडरेशन होगी। इसका मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। सपोज जो फादर है अपनी डॉटर को शादी में जो उसकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो वर्थ 10 लाख रुपीज दे देता है या फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे देता है, तो विल इट अमाउंट टू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? यस, ऑफ कोर्स। तो यहां पर कुछ ऐसे सर्टेन सर्कमस्टेंसेस हैं जहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे वहां पर कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं भी है, फिर भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और कंसिडरेशन में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम भी कवर किया था जिसका नाम था न्यूडम पैक्टम। न्यूडम पैक्टम का क्या मतलब था? इट मींस नेकेड अग्रीमेंट, यानी कि जब भी कोई एक कॉन्ट्रैक्ट बिना कंसिडरेशन के बनाया जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। बट मैंने इसकी एक एक्सेप्शन भी आपको एक्सप्लेन की थी कि मान लीजिए कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, उनका रिश्ता आपस में ऐसा है दैट दे आर बाउंड बाय नेचुरल लव एंड अफेक्शन, और वो कोई भी अपनी प्रॉपर्टी या कोई चीज दूसरे व्यक्ति को फ्री में दे देता है, यानी कि बदले में उससे कोई कंसिडरेशन रिसीव नहीं करता है, तो उस केस में भी हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो दिस इज हाउ वी कवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिडरेशन। फिर हम बात करते हैं कंसेंट की, यानी कि इसमें भी मैंने आपको एक मैक्सिम बताई थी। क्या थी वो मैक्सिम हमारी? जिसका मतलब था agreeing on the same thing in same sense, same thing same sense। ठीक है। सो जब भी कोई दो व्यक्ति आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं वहां पर बहुत ही जरूरी है कंसेंसस एडेडम होना। इस उसका मतलब है एग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। अगर उनका मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है, उनमें क्लैरिटी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट को लेके, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। फिर हमने बात की थी फ्री कंसेंट की, कि कभी भी जो दो व्यक्ति आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी एक व्यक्ति की कंसेंट को बाय फ्रॉड और या बाय कंपल्शन या उस पर कोई अनड्यू प्रेशर क्रिएट करके उसकी कंसेंट ऑब्टेन की गई हो। जब भी ऐसा होता है कि फ्री कंसेंट नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट या तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है या वो कॉन्ट्रैक्ट एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं रहता है इन द आइज ऑफ लॉ। अब फ्री कंसेंट में भी हमने अलग अलग एलिमेंट्स पढ़े थे। हमने कोअर्जन पढ़ा था,
हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस पढ़ा था, हमने मिसरिप्रेजेंटेशन पढ़ा, मिस्टेक पढ़ा और फ्रॉड पढ़ा। इन सबको हमने डिटेल में डिस्कस किया और इसकी इलस्ट्रेशंस भी, एग्जांपल्स भी मैंने आपके साथ प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए। फिर हमने बात की थी फ्री कंसेंट, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू क्या कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें इंक्लूडेड हैं। एंड लास्टली वी डिस्कस्ड कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। इसका क्या मतलब था कि कौन कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं या वो दे कैन एंटर इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। इसका हमने एक नेगेटिव डेफिनेशन पढ़ा था। नेगेटिव डेफिनेशन कैसे? हमने उन लोगों को डिस्कस किया था जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते हैं। अब वो कौन कौन थे? एक माइनर। माइनर कौन होता है? समवन जिसकी एज बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज है, दैट पर्सन कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। इसकी भी मैंने आपको एक एक्सेप्शन बताई थी कि जब भी किसी एक माइनर के बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, उसके बेनिफिट के लिए उसको उस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टनर बनाया जाता है, तो वो एक परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज वॉइड इन द आइज ऑफ लॉ। अब इसके अलावा हमने पढ़ा था पर्सन ऑफ साउंड माइंड। साउंड माइंड में मैंने आपको क्या बताया था? दैट द पर्सन शुड हैव द सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, कि क्या सही है और क्या गलत है, इस चीज की सेंस उसको होनी चाहिए। एंड दूसरा इसमें क्या था? दैट ही शुड हैव द नॉलेज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्शंस, कि वो जो एक्शंस परफॉर्म कर रहा है, वो कोई एक एक्ट कर रहा है, उसका रिजल्ट क्या होगा, क्या उससे उसको फायदा होगा या उससे उसको नुकसान होगा। ये क्लैरिटी उसके अगर माइंड में है, then he will be considered to be a person of sound mind और वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। इसके अलावा थर्ड कैटेगरी थी पर्सन्स हु आर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, यानी कि जहां पर लॉ ने कोई किसी पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते हैं। वो व्यक्ति कौन कौन है? कन्विक्टेड पर्सन्स, एम्बेसडर्स हैं जो हमारे, वो अगर किसी इंडियन सिटीजन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं, उनको हमारी गवर्नमेंट से प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। पर्सन हु इज इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट यानी कि कोई व्यक्ति अगर बैंकरप्ट हो गया है, उसका दिवालिया निकल गया है, तो वो भी विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट दे कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरीके से दीज आर द कैटेगरी ऑफ पीपल हु आर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ एंड दे कैन नॉट एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ईदर बाय द बिफोर टेकिंग द एक्सप्रेस परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट और द कोर्ट। ठीक है, अब इसके बाद इसी की कॉन्टिन्यूएशन में हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ का आज लास्ट क्लास है, इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। Here we will be talking about unlawful agreements, कि कब कब हम कहेंगे कि कोई अग्रीमेंट अनलॉफुल है। और अनलॉफुल का क्या मतलब हुआ कि आप उसे कोर्ट में जाके एनफोर्स नहीं करा सकते हैं। मान लीजिए आपने अगर कहीं पर भी किसी केस में एक अनलॉफुल अग्रीमेंट बना है, उस अनलॉफुल अग्रीमेंट के तहत अगर किसी भी पार्टी को कोई नुकसान होता है या कोई एक पार्टी उसमें अपना ड्यूटी परफॉर्म नहीं करती है, जिसकी वजह से दूसरी व्यक्ति को या दूसरी पार्टी को कुछ नुकसान हो जाता है, तो आप कोई रेमेडी नहीं क्लेम कर सकते, आप कोई कॉम्पनसेशन क्लेम करने कोर्ट में नहीं जा सकते। किन केसेस में? इन द केसेस ऑफ अनलॉफुल अग्रीमेंट्स। इसके बाद है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत सारे बच्चों के लिए एक नया कॉन्सेप्ट होगा, आप लोगों ने ये टर्म शायद फर्स्ट टाइम सुना होगा। वी विल डिस्कस इट इन डिटेल और इसके साथ हम वेजर अग्रीमेंट्स भी पढ़ेंगे, इनका क्या मतलब होता है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देन वी विल टॉक अबाउट डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? When a contract comes to an end, जहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। अब वो अलग अलग कारणों की वजह से, अलग अलग फैक्टर्स की वजह से कॉन्ट्रैक्ट जो है इट मे कम टू एन एंड, जिसमें हम पढ़ेंगे बाय परफॉर्मेंस, की परफॉर्मेंस से कैसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करा जा सकता है, बाय कंसेंट यानी दोनों पार्टीज की कंसेंट से भी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया जा सकता है। देन डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि अब आज के दिन अगर मैं बात करूं तो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। अब वो कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, हो सकता है वो रीजन एक्ट ऑफ गॉड हो, यानी कि कोई फ्लड आ गया है या कहीं अर्थक्वेक आ गया है जिसकी वजह से आपके जो कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर था वो ही डिस्ट्रॉय हो गया, तो आप कॉन्ट्रैक्ट कैसे परफॉर्म करोगे। तो इस तरीके से दीज आर सम ऑफ द मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा डिस्चार्ज हो सकता है बाय लैप्स ऑफ टाइम, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ और बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। देन लास्टली वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डैमेजेस।
अब डैमेजेस का जो कॉन्सेप्ट है, आई होप अभी तक सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि जिन भी बच्चों ने टॉर्ट लॉ की क्लास अटेंड की है उनको तो ऑफ कोर्स उनकी नॉलेज में ये होगा कि डैमेजेस होते क्या हैं। वहां पर मैंने आपको डिटेल में बताया था कि डैमेजेस क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या हैं। और जिन्होंने वो क्लास नहीं भी अटेंड की है, दोज हु आर अटेंडिंग द क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम, और डैमेजेस के कॉन्सेप्ट के बारे में जिनको नहीं भी पता है, दे डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट एट ऑल, क्योंकि आज भी आई विल बी डिस्कसिंग दिस कॉन्सेप्ट अगेन इन डिटेल, और इसके टाइप्स भी मैं आपके साथ दोबारा डिस्कस करूंगी। एंड लास्टली क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जैसे हम हर क्लास में करते हैं, पहले हम स्टेप बाय स्टेप सारे कॉन्सेप्ट्स डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड लास्टली उन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे वी विल बी डिस्कसिंग सर्टेन क्वेश्चंस। ऑलराइट, नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट अस बिगिन विद द क्लास। तो सबसे पहला जो टॉपिक वी विल बी टॉकिंग अबाउट इज अनलॉफुल अग्रीमेंट्स। अनलॉफुल अग्रीमेंट्स क्या होती हैं? जहां पर ऑब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट इज इलीगल, इमोरल और अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, यानी कि जहां कहीं पर भी किसी एक कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि उसका पर्पस, उसको बनाया क्यों जा रहा है, और जो उसका ऑब्जेक्ट है वो क्या है, या तो वो इलीगल है या वो इमोरल है, यानी कि जो हमारे सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स हैं या जो हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स हैं उनके अगेंस्ट है, या अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, तो उन सब केसेस में हम क्या कहेंगे, जो अग्रीमेंट बना है वो एक अनलॉफुल अग्रीमेंट है और आप उसे कोर्ट में एनफोर्स नहीं करा पाओगे। अब हम एक एक करके समझते हैं इसकी इलस्ट्रेशन। हम कब कहेंगे कि इलीगल है जो कॉन्ट्रैक्ट है, या जो आप कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाह रहे हो उसका जो ऑब्जेक्ट है वो इलीगल है? इलीगल कैसे हो सकता है? मान लीजिए इफ somebody इज इंडल्जिंग इनटू ट्रेड ऑफ बैंड ड्रग्स। अब गवर्नमेंट ने किसी पर्टिकुलर ड्रग की या मेडिसिन की सेल पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं कि आप इस पर्टिकुलर ड्रग को सेल नहीं कर सकते या इस पर्टिकुलर कमोडिटी को सेल नहीं कर सकते। जैसे कि आप कई बार क्या होता है, अनियंस के प्राइसेस बहुत ज्यादा राइज हो जाते हैं, तो उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट हमारे ऑर्डर्स पास कर सकती है कि कोई भी व्यक्ति अनियंस की होर्डिंग नहीं करेगा, यानी कि कोई भी व्यक्ति प्याज को एक जगह इकट्ठा करके स्टोर करके नहीं रखेगा, क्योंकि उससे क्या होगा, प्राइसेस और ज्यादा जंप कर जाते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग समय पे जो गवर्नमेंट है वो रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकती है कुछ चीजों को लेके। तो जहां पर आप गवर्नमेंट की लगाई हुई रिस्ट्रिक्शन को भी फॉलो नहीं कर रहे हो एंड यू आर डूइंग समथिंग जस्ट फॉर योर ओन बेनिफिट, आप अपने प्रॉफिट के लिए वो चीज करे जा रहे हो, बट इट विल बी डीम्ड टू बी इलीगल, क्योंकि वो लॉ के अगेंस्ट है। आप अगर ट्रेड कर रहे हो इलीगल वेपन्स में, बैंड ड्रग्स में, इट विल बी कंसीडर्ड टू बी इलीगल अग्रीमेंट और अनलॉफुल अग्रीमेंट, और उसको आप कोर्ट में जाके एनफोर्स नहीं करा पाओगे। उसके बाद है इमोरल। इमोरल क्या होता है? इमोरल मतलब अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। जो हमारे सोसाइटी के कुछ सर्टेन नॉर्म्स हैं, अगर उनके अगेंस्ट आप जाके कुछ चीज कर रहे हो, आपका जो ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ आवर सोसाइटी है, देन इट विल बी कंसीडर्ड टू बी व्हाट, इट विल बी डीम्ड टू बी एन अनलॉफुल अग्रीमेंट। अब इमोरल क्या हो सकता है? जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ठीक है, और यू आर स्मगलिंग गर्ल्स, यंग गर्ल्स, माइनर गर्ल्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, वो सब क्या है, दे ऑल आर डीम्ड टू बी इमोरल एक्ट्स, ठीक है। सो इमोरल एक्ट्स क्या हो सकते हैं? प्रोस्टिट्यूशन हो सकता है, स्मगलिंग हो सकता है, ठीक है, ड्रग ट्रैफिकिंग हो सकता है। तो जहां कहीं पर भी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका ऑब्जेक्ट इनमें से कोई और है या इन जैसी ही कोई चीज है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल अग्रीमेंट होगा और आप उसे कोर्ट में जाके एनफोर्स नहीं करा सकते, ठीक है। अब है अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, यानी कि आप गवर्नमेंट की या पब्लिक की इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाकर कोई काम कर रहे हो। अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी क्या होगा? इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज एक्सेप्टिंग ब्राइब और ही इज इंडल्जिंग इन करप्शन,
तो करप्शन क्या है? करप्शन इज एन एक्टिविटी विच इज कंसीडर्ड अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, यानी कि आप लोगों के हित के खिलाफ कोई काम कर रहे हो। तो एक्सेप्टिंग ब्राइब या कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बनाना या अनलॉफुल अग्रीमेंट ऐसा बनाना जिसका ऑब्जेक्ट है, जिसके थ्रू आप कोई ब्राइब एक्सेप्ट कर रहे हो या करप्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हो, तो वो जितने भी ऐसे एग्रीमेंट्स बनेंगे वो सभी एग्रीमेंट्स अनलॉफुल एग्रीमेंट्स होंगे। उनको कल को मान लीजिए किसी दो व्यक्तियों के बीच में एक अग्रीमेंट बन गया कि मैं तुम्हारी इस जगह पे नौकरी लगवा दूंगा, बदले में तुम मुझे 1 करोड़ रुपए दोगे, ठीक है। उस व्यक्ति ने तो अपना पार्ट ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो परफॉर्म किया और उस व्यक्ति को नौकरी लगवा दिया। उस व्यक्ति ने पैसे देने से मना कर दिया, तो क्या ये व्यक्ति जिसने नौकरी लगवाई, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल जिसने उस व्यक्ति की नौकरी लगवाई है, क्या वो उसे कंपेल कर सकता है? क्या वो उसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता है कि जी देखो मैंने तो इसकी नौकरी लगवा दी, इसने तो मुझे पैसे दिए ही नहीं, इसने तो मेरे साथ धोखा किया है, मुझे तो नुकसान हो गया 1 करोड़ रुपए का इसकी वजह से। क्या ऐसा वो कर सकता है? नहीं, बिकॉज इस जो ये कॉन्ट्रैक्ट है या ये जो अग्रीमेंट है इन दो लोगों के बीच का, वो एक अनलॉफुल अग्रीमेंट है बिकॉज इट इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, ठीक है, क्योंकि ये लोगों के हित में नहीं है, लोगों के इंटरेस्ट्स के अगेंस्ट है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को या ऐसे एग्रीमेंट्स को अनलॉफुल एग्रीमेंट्स कहते हैं और इनको कभी भी कोर्ट में जाके एनफोर्स नहीं कराया जा सकता, ठीक है। अब अगली लाइन उतनी ही इंपॉर्टेंट है, सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट एनफोर्सेबल। अनलॉफुल एग्रीमेंट्स का इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है जो आपको याद रखना है, कि जितने भी अनलॉफुल एग्रीमेंट्स होंगे, जो मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दिए, वो कभी भी एनफोर्सेबल नहीं होंगे, यानी कि आप उनके अंडर कोई रेमेडी क्लेम नहीं कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं एग्रीमेंट्स एंटर्ड इनटू बाय वे ऑफ वेजर आर अनएनफोर्सेबल। वेजर क्या होता है? जैसे बेटिंग है, लोग सट्टा लगाते हैं। सट्टा लगाना क्या है? इलीगल है, इट इज एन अनलॉफुल अग्रीमेंट। तो जहां कहीं पर भी दो व्यक्ति आपस में सट्टा लगा के कोई चीज कर रहे हैं या वो बैटिंग कर रहे हैं किसी चीज की, कि अगर कल को बारिश हुई या कल को इंडिया जीत गया या पाकिस्तान जीत गया तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, तो यहां पर ये सब क्या है? दीज इंस्टेंसेस आर कंसीडर्ड टू बी वेजरिंग अग्रीमेंट्स, और जितने भी वेजरिंग अग्रीमेंट्स हैं वो सभी अनलॉफुल अग्रीमेंट्स होते हैं, उन्हें भी कोर्ट में एनफोर्स नहीं करा जा सकता। अब वेजर अग्रीमेंट्स के और क्या क्या फीचर्स हैं वो जब हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करेंगे वहां पर हम इसको डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। सो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड व्हाट आर अनलॉफुल अग्रीमेंट्स, और कब कब हम कह सकते हैं कि कोई अनलॉफुल अग्रीमेंट कैसे बनता है, या तो उसका ऑब्जेक्ट इलीगल है या अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है या इमोरल है, देन इट विल बी डीम्ड टू बी अनलॉफुल अग्रीमेंट। और अनलॉफुल अग्रीमेंट का फीचर क्या है? कि वो कभी भी एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है, ठीक है। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर आफ्टर दिस। अब हम बात करते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट आपका सेक्शन 31 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिस्कस्ड है। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? देयर इज द हैपनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द परफॉर्मेंस of a contract depends on happening or non-happening of an event। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब मान लीजिए दो व्यक्ति हैं ए और बी, इनके बीच में कोई कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है। ए और बी के बीच में कोई कोर्ट केस चल रहा है। यहां पर ए जो है वो सी को कहता है, ए और सी आपस में इनका कोई कोर्ट केस ऑलरेडी चल रहा है, ऑलराइट। और ए और सी आपस में कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि अगर मैं ए और बी के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बी से जीत गया और जो प्रॉपर्टी एक्स है वो मेरे नाम हो गई, तो मैं ये प्रॉपर्टी फिर तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। यानी कि क्या हुआ? ए और बी के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है प्रॉपर्टी एक्स को लेके, और ए जो है वो सी को प्रॉमिस करता है कि अगर मैं ये केस जीत गया
और ये एक्स प्रॉपर्टी मेरे पास आ गई तो ये मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। तो ये क्या है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। यानी कि हम कब मानेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल होगा? व्हेन देयर विल बी हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। हैपनिंग ऑफ इवेंट मतलब अब ये केस जीते या ना जीते, ये एक अनसर्टेन इवेंट है। यहां पर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीज होती है? अनसर्टेनिटी होती है। यानी कि जिस एक पर्टिकुलर एक्ट पर, एक पर्टिकुलर इवेंट पे वो कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट है, उस कॉन्ट्रैक्ट की फुलफिलमेंट डिपेंडेंट है, वो एक्ट अनसर्टेन होता है। यानी कि वो हो भी सकता है या वो नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर here in this particular case what will happen, this contract between A and C, A और C के बीच का जो contract है, it will be deemed as what? It will be deemed to be a contingent contract। क्योंकि यहां पर जो इनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। और वो इवेंट क्या है? विनिंग द कोर्ट केस। ठीक है, सो हेयर द कॉन्ट्रैक्ट्स परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन द विनिंग ऑफ दिस कोर्ट केस बिटवीन ए एंड बी। जब ये ए कॉन्ट्रैक्ट जीतेगा तभी तो ये प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर कर पाएगा और तभी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट हो पाएगा। तो कंटिंजेंसी में क्या है? अनसर्टेनिटी है। और यहां पर क्या है? देयर इज mutual chance or equal chance or happening of there is equal chance of happening or non happening of an event। अब इसके साथ ही हम wagers भी पढ़ लेते हैं। wager क्या है? Let's talk about wager agreements। wagering agreements में क्या है? यहां पर भी इसके जो फीचर्स हैं, there is equal chance of happening, non happening of an event। यानी कि एक इवेंट के होने के और ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। यानी कि मैं कहूं अगर कल बारिश हुई तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। अब बारिश होगी या नहीं होगी उसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है। यानी कि देयर आर इक्वल चांसेस ऑफ हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। एंड ओनली मॉनेटरी कंसर्न बिटवीन द पार्टीज। यानी कि यहां पर क्या मेजर कंसर्न है बिटवीन द पार्टी? द मॉनेटरी। यानी कि एक पार्टी को नुकसान होगा और दूसरी पार्टी को उसका फायदा मिलेगा। यानी कि एक के नुकसान, जो एक व्यक्ति लूज करेगा उससे दूसरा व्यक्ति कुछ अर्न करेगा। तो जो वेजरिंग अग्रीमेंट्स हैं उनको हम वॉइड अग्रीमेंट्स कहते हैं। जैसे कि लोग बेटिंग करते हैं, बेटिंग इंडिया में अलाउड नहीं है, बट इसके भी कुछ एग्जाम्पल है जहां पर जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो वेजरिंग अग्रीमेंट्स में ही बताता है। जहां कोई व्यक्ति बेटिंग करता है हॉर्स रेस पर, जो हॉर्स रेसिंग है वो वहां पर जो बेटिंग है इट इज कंप्लीटली परमिसिबल बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही अलाउ करता है कि अगर कोई भी व्यक्ति हॉर्स रेस में बेटिंग कर रहा है तो इट विल बी कंसीडर्ड टू बी परफेक्टली लॉफुल या परफेक्टली लीगल, और वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होगा इन द आइज ऑफ लॉ। इसके अलावा कहीं पर भी कोई एक ऐसा इवेंट है या कोई एक ऐसा एक्ट है जहां पर कुछ लोगों की स्किल इन्वॉल्व है, यानी कि वो कुछ अपनी स्किल से परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि कोई गेम है, चेस गेम है, चेस के गेम पे मान लीजिए आप कोई बेटिंग कर रहे हो, कौन जीतेगा कौन हारेगा। अब यहां पर क्या है? मेयर लक नहीं है, यहां पर दो व्यक्तियों की स्किल भी काम कर रही है। तो यहां पे अगर आप वेजर परफॉर्म करते हो, यहां पर अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो कि अगर ये व्यक्ति जीता तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, तो यहां पर एक जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो जहां कहीं पर भी किसी व्यक्ति की स्किल इन्वॉल्व है वहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट परफेक्टली वैलिड है। बट जहां पर कोई स्किल इन्वॉल्व नहीं है, ना वो हॉर्स रेसिंग के केस में आता है, वहां इसके अलावा जहां कहीं पर भी बेटिंग होती है वो परफेक्टली वैलिड नहीं है और वहां पर उनको हम अनएनफोर्सेबल इन द आइज ऑफ लॉ मानेंगे। तो इनमें फर्क क्या हुआ? जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है और जो वेजरिंग अग्रीमेंट है, दोनों में क्या है? दी फाइनल परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। बट
वेजरिंग अग्रीमेंट वॉइड है और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ मॉनेटरी कंसर्न नहीं है, वहां पर परफॉर्मेंस ऑफ अ ड्यूटी भी है, यानी कि कोई व्यक्ति अपने पार्ट पे कोई ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है। जबकि वेजरिंग अग्रीमेंट में क्या है, सिर्फ फाइनेंशियल कंसिडरेशन है, यानी कि एक व्यक्ति लूज करेगा और दूसरा व्यक्ति जीतेगा, वो पर्टिकुलरली अपने आप से कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट योर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग अग्रीमेंट। अब हम बात करते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले ये समझते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। सो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स पुटिंग एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देना। और इसका इंप्लीकेशन क्या होगा, it will mean mutual obligations between the parties comes to an end। ठीक है, तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है जब हम कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देते हैं या कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड, इट मींस डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और उसका रिजल्ट क्या होगा, जैसे हमने जब पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो कॉन्ट्रैक्ट बनने से क्या होता है या हम कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने से जो व्यक्ति उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है उनकी कुछ राइट्स और उनकी कुछ ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो जाती है। तो वैसे ही जब डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, तो वो ऑब्लिगेशंस या वो जो ड्यूटीज हैं दोनों पार्टीज की आपस में एक दूसरे को लेके, वो भी खत्म हो जाएंगी। दे विल ऑल्सो कम टू एन एंड। सो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लीड्स टू व्हाट, म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस बिटवीन द पार्टीज कम टू एन एंड। अब डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो इसमें सबसे पहला हम समझते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस क्या है, जैसे कि ए ने बी को कहा दैट आई विल गिव यू ₹1,00,000, ठीक है, फॉर व्हाट, इन रिटर्न यू विल हैव टू मेक अ पेंटिंग फॉर मी। तुम्हें मेरे लिए एक सर्टेन पेंटिंग बनानी होगी 10 दिन में, ठीक है, इन 10 days अ पेंटिंग और अ पोर्ट्रेट फॉर मी। अब हम कैसे कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिस्चार्ज्ड बाय परफॉर्मेंस। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस मतलब जब दोनों पार्टीज अपनी अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर देती हैं, यानी कि बी ने 10 दिन के अंदर इसको इसकी पोर्ट्रेट या पेंटिंग बनाकर दे दी और बदले में ए ने बी को 1,00,000 रुपए दे दिए, दोनों ने अपनी ड्यूटीज फुलफिल कर दी, तो वहां पर हम कहेंगे नाउ द कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड्स डिस्चार्ज। अब कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो गया है, अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, क्योंकि दोनों ने अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर दी हैं। सो द कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड्स डिस्चार्ज्ड बाय परफॉर्मेंस। अब इसका हम क्या लिख सकते हैं, हियर वी कैन राइट वेयर both the parties perform their part of the contract जहां पर दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट का अपना हिस्सा जो है, उनकी ऑब्लिगेशन जो है वो कंप्लीट कर देते हैं, देन द कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड्स डिस्चार्ज्ड। तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है बाय परफॉर्मेंस, ठीक है, यानी कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करके, अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करके, दे हैव पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर दिया है, एंड दैट वे इट हैज कम टू एन एंड। सो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस क्या है। यहाँ पर दोनों पार्टीज जो उनकी जिम्मेवारी है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो दोनों फुलफिल करते हैं और इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड एंड इट बिकम्स कंप्लीट, ठीक है। अब इसके बाद नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इट मींस डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय कंसेंट, यानी कि जब दोनों पार्टीज बाय म्यूचुअल कंसेंट आपस में, यहां पर म्यूचुअल कंसेंट आना चाहिए, म्यूचुअल मतलब दोनों की कंसेंट से, दोनों पार्टीज आपस में कंसेंट करके भी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं। वो कैसे हो सकता है, सबसे पहला है नोवेशन। सो
म्यूचुअल कंसेंट का पहले मैं यहां पे आई विल राइट इट डाउन फॉर यू। म्यूचुअल कंसेंट मतलब इट मीन्स विद द कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। अब बोथ पार्टीज कौन होती है? जैसे मैंने आपको बिल्कुल बिगिनिंग में बताया था, वन इज ऑफरर एंड अनदर वन इज ऑफरी। तो जो ऑफरर या ऑफरी या प्रोमिसर या प्रोमिसी, ये दोनों आपस में म्यूचुअली अग्री कर लेते हैं कि वी वांट टू पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, कि हम पुराने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके या तो कोई नया कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, या जो हमारे पास पहले कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज कर लेते हैं, या हम कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है उसको खत्म कर देते हैं और बचे हुए को कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से जो दोनों पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट की, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस करके या उसको ऑल्टर करके या कुछ उसमें कैंसिलेशन करके एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, ठीक है। एंड द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है, इट स्टैंड्स डिस्चार्ज्ड। इसका मतलब इट कम्स टू एन एंड ऑटोमेटिकली। तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल कंसेंट में पहला है नोवेशन। नोवेशन का क्या मतलब है? इट मींस क्रिएशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि यहां पर दोनों पार्टीज आपस में अग्री करती हैं या दोनों आपस में ये कंसेंट देती हैं कि हम इसी टॉपिक पे लेके एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। पुराना कॉन्ट्रैक्ट अब हमारा लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा, अब हम किसी और सब्जेक्ट मैटर पे कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड्स डिस्चार्ज, यानी कि उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस अब दोनों पार्टीज पे अप्लाई नहीं होती। उस पुराने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी ऑब्लिगेशंस अराइज नहीं होंगी। यानी कि सपोज क्या हो गया, क्रिएशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है? जहां पर हम दोनों पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर दें। यानी कि अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने ऑक्शन की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की, और उन्होंने ऑक्शन में क्या कहा कि इस एक पर्टिकुलर रोड कंस्ट्रक्ट करना है, तो जो भी व्यक्ति बिडिंग में सबसे कम प्राइस में इसे बना के देगा हम उसे कॉन्ट्रैक्ट देंगे। अब बहुत सारी कंपनीज ने बिडिंग की और गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस हो सकता है वो कंपनी लॉसेस में चलेगी और अब वो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं अब वो ये रोड नहीं बना पाएगी। तो उसने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे बिहाफ पे ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे अलावा दूसरी कंपनी को दे दीजिए, ये भी मेरी ही फर्म की एक कंपनी है या मेरे ही नॉन व्यक्ति की कंपनी है, और ये भी आपको जो काम है वो परफेक्ट टाइम पे कंप्लीट करके देंगे। अब यहां पर क्या है, यहां पर सब्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टीज है, यानी कि एक पार्टी की जगह दूसरी पार्टी आ गई। बट यहां पर भी आपको क्या याद रखना है, इट हैज टू बी डन विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ पार्टीज। यानी कि ओरिजिनली कॉन्ट्रैक्ट में जो दो पार्टीज थी, ऑफरर एंड द ऑफरी, जब वो दोनों चाहेंगे कि ठीक है हम तुम्हारी जगह इस व्यक्ति को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं या तुम्हारी जगह इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, तो वो एक क्या हो गया, नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया। जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था उस पुरानी कंपनी के साथ, इट ऑटोमेटिकली स्टैंड्स डिस्चार्ज्ड, यानी कि इट ऑटोमेटिकली कम्स टू एन एंड। अब जो पुरानी कंपनी और गवर्नमेंट के बीच जितनी भी ड्यूटीज थी, जितनी भी ऑब्लिगेशंस थी, वो सब खत्म हो गई। अब नई ऑब्लिगेशंस, नई ड्यूटीज, नए राइट्स अराइज हो गए जो नई कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है और गवर्नमेंट के बीच में। सो दिस इज हाउ नोवेशन वर्क्स। नोवेशन मींस क्रिएशन ऑफ ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट। अब वो कैसे हो सकता है? बाय चेंजिंग द पार्टीज। चेंज कैसे होगा? जब दोनों पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट एग्री करेंगे, प्रोमिसर एज वेल एज दी प्रोमिसी। अब दूसरा है इसमें ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन क्या होता है? जब आप कॉन्ट्रैक्ट की कोई टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज करते हो, यानी कि लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू। ऑल्ट्रेशन मींस चेंजिंग, ऑल्टर करना होता है चेंज करना, चेंजिंग दी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में आपने 10 चीजें लिखी थी, अब आप चाहते हो उनमें से कुछ 2-4 चीजें चेंज हो जाएं, वो क्या है? ऑल्ट्रेशन कहेंगे हम उसको। सपोज ए व्यक्ति बी व्यक्ति से उसके घर खरीद रहा था। ए व्यक्ति ने कुछ कंडीशंस रखी थी कि मैं तुम्हारा घर तो खरीद लूंगा, बट तुम्हें कुछ चीजें करनी पड़ेंगी उससे पहले, जैसे कि तुम मुझे 2 गाड़ियों का स्पेस प्रोवाइड करोगे,
ठीक है, पूरे घर का व्हाइट वॉश करा के दोगे, मुझे एक पर्टिकुलर कंपनी के जो है फैंस चाहिए, लाइट्स चाहिए अपने घर में, बट वो बाद में क्या है, इन्हें ऑल्टर कर देता है। ऑल्टर करके वो क्या कहता है, चलो तुम मुझे 2 गाड़ियों का गैराज स्पेस ना दो, तुम मुझे एक ही गाड़ी का स्पेस दे दो, मैं उसके साथ खुश हूं। अच्छा चलो तुम अंदर से व्हाइट वॉश मत करना, बस बाहर से मुझे थोड़ा सा पेंट करके दे दो, आई एम हैप्पी विद दैट। ठीक है, तो इस तरीके से उसने क्या किया, जो कॉन्ट्रैक्ट पहले बना था उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज कर दिया, हल्का सा ऑल्टर कर दिया। तो वहां पर भी क्या है, जो पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें उसने अलग कंडीशंस लिखी हुई थी, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। अब जो नया कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज के बीच में बना हुआ है, उसके बेसिस पे दोनों में ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस डिसाइड होंगी। तो इस तरीके से भी डिस्चार्ज हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट का, यानी कि जो पहले कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है इट विल कम टू एन एंड ऑटोमेटिकली। अब यहां पर हम तीसरा तरीका बात करते हैं कि कैसे तीसरे तरीके में म्यूचुअल कंसेंट से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है। यह है रेमिशन। रेमिशन मीन्स कैंसिलेशन, कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेमिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देना। अब गवर्नमेंट ने मान लो किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली थी, क्योंकि तब उन्हें लग रहा था कि उन्हें रिक्वायरमेंट है या उनको नीड है एक पर्टिकुलर जगह पर कुछ पर्टिकुलर एम्प्लॉयज की, जिनको वो एडहॉक बेसिस पे यानी टेम्परेरी बेसिस पे नौकरी देंगे। बट आफ्टर सम टाइम उसने एप्लीकेशंस इनवाइट कर ली, इंटरव्यू ले लिया, बट आफ्टर थ्रू थोरो इन्वेस्टिगेशन या पूरा जो उनका पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है वहां पर पूरी जानकारी उनके पास आई कि उनको रिक्वायरमेंट नहीं है इन सब चीजों की, या उनको अपॉइंटमेंट्स की, नई अपॉइंटमेंट्स की जरूरत नहीं है। वो तो जो ऑलरेडी उनके पास स्टाफ है उसी में से कुछ लोगों को यूज करके वहां पर अपना काम चला सकते हैं। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, हमने तो जो वैकेंसीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए इनवाइट किया था लोगों को, हम वो क्या करते हैं, उसको कैंसिल करते हैं। वो कैंसिलेशन क्या है, रेमिशन। अब यहां पर ऑल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, यहां पर नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा है, यहां पर सीधा सीधा क्या हो रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था उसको कैंसिल कर दिया गया कि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, वी वांट टू पुट एन एंड टू दैट कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर कैंसिलेशन का क्या मतलब हुआ, रेमिशन का क्या मतलब हुआ, कि आप ऑल टुगेदर पुराने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दोगे, यू विल पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। सो रेमिशन मींस कैंसिलेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो रेमिशन में भी क्या कैसे होगा रेमिशन, जब दोनों पार्टीज मानेंगी, जब दोनों पार्टीज अग्री करेंगी कि अब हमें इस कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है, अब हम इसे खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मोड ऑफ डिस्चार्ज, दैट इज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, अब बिकॉज ऑफ सम रीजंस द कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम impossible to perform. Suppose A had promised B that he will be supplying him wheat, 100 bags of wheat, and in return B will give him rupees 10,000. ठीक है, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस कि बारिश ही नहीं हुई या फ्लड आ गई, उसकी जो क्रॉप है वो डैमेज हो गई। ठीक है, डैमेज ड्यू टू फ्लड और नो रेन, बारिश ही नहीं आई तो उसको फसल ही जो है उसकी वो उतने लेवल पे उग ही नहीं पाई। अब क्योंकि उसकी सारी फसल खराब हो गई है, इट हैज बिकम इम्पॉसिबल फॉर हिम टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर भी इम्पॉसिबिलिटी की वजह से, बिकॉज ऑफ impossibility of what, the destruction of subject matter, destruction of subject matter of contract, the contract stands discharged. अब सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहां पर क्या था, वीट।
कि उसे वीट ट्रांसफर करनी थी। अब वीट जो है सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वही अगर डैमेज हो गया तो वो ट्रांसफर क्या करेगा उसे, और वो क्या सेल करेगा उसे, वो किस चीज क्या भर के देगा उन बैग्स में, वीट चाहिए थी ना बी को, तो अब वीट अवेलेबल ही नहीं है तो वो उसे कैसे ट्रांसफर करेगा। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है इट स्टैंड्स डिस्चार्ज बिकॉज जो कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर था वो अब क्या हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है। तो दिस इज हाउ, ये एक एग्जाम्पल है जहां पर मान लीजिए जो कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर था वो डिस्ट्रॉय हो गया, या जो पार्टीज हैं सपोज ए और बी आपस में कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं कि आज से 1 महीने बाद वी विल गेट मैरिड एट दिस पर्टिकुलर प्लेस। अब ए जो है बिकॉज ऑफ सम रीजन ही गोज मैड और ही बिकम्स अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अब उन दोनों के बीच में वो अग्रीमेंट परफॉर्म नहीं किया जा सकता, दे कैन नॉट गेट मैरिड, तो वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। अब इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की वजह से द कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड्स डिस्चार्ज, यानी कि द कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड ऑटोमेटिकली। So this is another example or another instance of discharge of contract by impossibility of performance. अब हम बात करते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम यानी कि जिस कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली ये बताया गया हो कि आपको कॉन्ट्रैक्ट को 10 दिन में कंप्लीट करना है, 1 साल में कंप्लीट करना है, यानी कि जहां पर जिस कॉन्ट्रैक्ट में टाइम लिमिट डिफाइन की गई है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की, और उस टाइम लिमिट के अंदर अगर उसे परफॉर्म नहीं किया जाता देन द कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड्स डिस्चार्ज्ड। तो यहां पर व्हाट वी कैन राइट इन कॉन्ट्रैक्ट्स where time is of essence, यानी कि टाइम जो है उसका बहुत ही एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट परफॉर्म्ड इन दी स्पेसिफाइड टाइम, यानी कि जो टाइम स्पेसिफाई किया गया था उसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म किया गया, देन द कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड्स डिस्चार्ज्ड। अब जो कॉन्ट्रैक्ट है इट विल कम टू एन एंड, द कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड्स डिस्चार्ज्ड। ठीक है, वेरी सिंपल। ए ने मान लो बी को कहा ए एंड बी, ए ने इसको 10 लाख रुपए का उधार दिया, इसने बदले में इसे कहा कि तुम्हें मुझे ये पैसे 1 साल के अंदर अंदर वापस करने हैं, नहीं तो जो तुमने घर मेरे पास अपना गिरवी रखा है मैं इसे सेल कर दूंगा। ठीक है, ए ने बी को उधार दिए पैसे 10 लाख रुपए, बी ने बदले में उस अपना घर गिरवी रख दिया उसके पास। अब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने ये कहा कि अगर तुमने मुझे 10 लाख रुपए 1 साल के अंदर वापस नहीं किए तो मैं तुम्हारा घर सेल कर दूंगा। अब ए ने 1 साल पूरा होने पे ये पैसे नहीं लौटाए तो उसने अपना ए ने बी का घर सेल कर दिया। तो वहां पर क्या है, टाइम इज ऑफ एसेंस, जहां पर टाइम पे उसने वो चीज नहीं की द कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड्स डिस्चार्ज्ड, यानी कि अब ए की मर्जी है, वो उससे वो जो उसका घर था एज सिक्योरिटी उसके पास रखा गया था वो घर वो सेल करके अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको फुलफिल कर सकता है, एंड द कॉन्ट्रैक्ट विल स्टैंड डिस्चार्ज्ड। इसका एक और एग्जांपल जैसे मैंने आपको थोड़ा प्रीवियस स्लाइड्स में दिया था कि कोई एक व्यक्ति ए व्यक्ति बी व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है कि तुम्हें 10 दिन के अंदर मेरी एक सुंदर सी पेंटिंग या पोर्ट्रेट बना के मुझे देनी है। अब 10 दिन में तुम अगर मुझे वो बना के दोगे तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। अब 10 दिन में आप वो पोर्ट्रेट नहीं बना पाए, आपने नहीं कंप्लीट की, सो द कॉन्ट्रैक्ट विल स्टैंड डिस्चार्ज्ड। व्हाई? बिकॉज ऑफ लैप्स ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम कई बार कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। बहुत सारे लोगों को टाइम बाउंड मैनर में कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, जब वो चीजें टाइम बाउंड मैनर में नहीं होती तो हो सकता है उन्हें कहीं कोई लॉस अराइज हो रहा हो। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी टाइम बाउंड मैनर में, जब कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया हो कि 10 दिन में, 1 साल में, 1 महीने में ये चीज करनी है और फिर भी आपने वो चीज नहीं की, देन जिस व्यक्ति ने ये कॉन्ट्रैक्ट में टाइम लिमिट फॉलो नहीं की है उसकी वजह से द कॉन्ट्रैक्ट विल कम टू एन एंड, सो इट विल स्टैंड डिस्चार्ज्ड बाय लैप्स ऑफ टाइम।
अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ यानी कि यहां पर कानून की तरफ से कोई इंटरफेरेंस हुई है, वो कैसे हो सकती है? फर्स्ट वन इज डेथ ऑफ ईदर पार्टीज। सो आवर लॉ सेज, जहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट हमेशा क्या होता है, दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, जहां पर भी देर इज डेथ ऑफ ईदर पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट में जो भी पार्टीज हैं उनमें से किसी एक व्यक्ति की डेथ कॉज हो जाती है, द कॉन्ट्रैक्ट विल कम टू एन एंड ऑटोमेटिकली। कॉन्ट्रैक्ट अपने आप डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी कि जो उनके बीच में म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस थी या ड्यूटीज थी उनकी आपस में, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। ठीक है। देन इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी क्या होती है? व्हेन अ पर्सन बिकम्स बैंकरप्ट, यानी कि उसका तो दिवालिया निकल गया है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट को कैसे परफॉर्म करेगा? तो वहां पर भी वी कैन से दैट, जैसे हमने पढ़ा था ना कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में हमने पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में पढ़ा था दैट इनसॉल्वेंट पर्सन कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर भी क्या कहा गया है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में दो या दो से ज्यादा लोग पार्टी हैं और उनमें से कोई भी व्यक्ति इनसॉल्वेंट हो जाता है, तो दैट कॉन्ट्रैक्ट विल कम टू एन एंड ऑटोमेटिकली, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो ये एक अनदर एग्जाम्पल है जहां पर हम कह सकते हैं बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ द कॉन्ट्रैक्ट हैज कम टू एन एंड। और तीसरा है मर्जर। मर्जर में क्या होता है? मर्जर में मतलब मान लो दो कंपनीज ने आपस में मर्ज कर लिया, तो जो उनके इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो खत्म हो जाएंगे और एंड दे विल क्रिएट ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं? एलिमेंट ऑफ नोवेशन है। नोवेशन मतलब एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा और जो पुराने सबसिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स थे उन पार्टीज के, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। ठीक है। फोर्थ वन इज अनऑथराइज्ड ऑल्टरेशन ऑफ टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट, यानी कि जहां पर मान लो गवर्नमेंट और एक प्राइवेट इंडिविजुअल में कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है और जो गवर्नमेंट है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस देती है उस प्राइवेट इंडिविजुअल को कि तुम रोड कंस्ट्रक्ट करोगे गवर्नमेंट के लिए, तो तुम ये इस तरीके का एलिमेंट यूज करोगे और ये चीजें तुम नहीं यूज करोगे। बट जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट जो रोड बना रहा था, जो प्राइवेट कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उसने ये टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो ही नहीं की। उसने अपनी मर्जी से कोई भी मटेरियल यूज कर लिया, किसी भी क्वालिटी का यूज कर लिया, इंफीरियर क्वालिटी का यूज कर लिया। तो वहां पर क्या है? बिकॉज ऑफ ऑल्ट्रेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन, यहां पे उसने गवर्नमेंट से डिस्कस नहीं किया, ना गवर्नमेंट की परमिशन ली, ना गवर्नमेंट ऑफिशियल से कोई उनके साथ सजेशंस लिए। तो यहां पर क्योंकि उसने अपनी मर्जी से ही यहाँ पर म्यूचुअली अग्रीमेंट नहीं हुआ है दोनों पार्टीज के बीच में, एक पार्टी खुद ही डिसाइड कर लेती है कि मैं तो अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा था। तो जब कोई व्यक्ति ऐसे एटीट्यूड के साथ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करता है, द कॉन्ट्रैक्ट विल ऑटोमेटिकली कम टू एन एंड। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनाने का मतलब ही क्या हुआ फिर? जब आपने ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट की जो प्रोविजंस हैं उनके खिलाफ जाके कोई एक्ट किया, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस ही डिफीट हो गया एंड द कॉन्ट्रैक्ट विल स्टैंड डिस्चार्ज्ड। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जहां हम कहेंगे बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ द कॉन्ट्रैक्ट विल स्टैंड डिस्चार्ज्ड, ईदर बाय डेथ ऑफ द पार्टीज और बाय इंसॉल्वेंसी और बाय मर्जर और बाय ऑल्टरेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट। नाउ आफ्टर दिस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट हेडिंग, discharge of contract by breach of contract. So what is breach of contract? Breach of contract. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक मतलब है, आप कह सकते हैं, वायलेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। जहां पर भी कोई दो लोग या दो कंपनीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती हैं और वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस वहां पर कंप्लीटली एक्सप्लेन करती हैं कि दूसरी पार्टीज को क्या क्या एक्शंस परफॉर्म करने हैं, बदले में उसको उसके लिए क्या कॉम्पनसेशन दी जाएगी। अब जैसे कि ए और बी, ए जो है वो उसे स्विमिंग क्लासेस देता है, ठीक है, और बी उसे प्रॉमिस करता है कि वो बदले में उसको 1 महीने के 10,000 रुपए देगा उसको स्विमिंग सिखाने के।
अब इसने तो स्विमिंग सिखा दी बी को, बट बी ने 10,000 रुपए ए को देने से मना कर दिया, तो यहां पर क्या हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से द कॉन्ट्रैक्ट विल स्टैंड डिस्चार्ज। बट यहां पर क्या है, जो ये व्यक्ति ए है, क्योंकि इसने अपनी तरफ से अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर दी है, तो वो कोर्ट में जाके इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकता है और वो बी से कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है कि तुमने मेरी सर्विसेज तो अवेल कर ली, मैंने तो अपना पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कर दिया, बट तुमने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की। अब क्योंकि तुमने अपनी ड्यूटी नहीं परफॉर्म की, मुझे उसकी वजह से लॉस हुआ, तो मैं इस चीज का हकदार हूं कि मैं तुमसे कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता हूं। बट अगेन कॉम्पनसेशन कौन से कॉन्ट्रैक्ट में फुलफिल की जाती है, कॉम्पनसेशन कहां ले सकते हैं, सिर्फ उन कॉन्ट्रैक्ट्स में जो कॉन्ट्रैक्ट परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई इलीगल एग्रीमेंट है या ये कोई अनलॉफुल एग्रीमेंट है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं होगा, वहां पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। अब मान लो यहां पर बी को क्या है, इलीगल ड्रग सप्लाई कर रहा है या इलीगल वेपन सप्लाई कर रहा है और बदले में उससे पैसे ले रहा है। अब यहां पर उसने ड्रग सप्लाई कर दिए, बट बी ने उसे पैसे देने से मना कर दिया, तो क्या एक बी के खिलाफ कोर्ट में जा सकता है कि जी मैंने तो अपने पार्ट पे उसको इलीगल ड्रग सप्लाई कर दिए थे, बट बदले में उसने मुझे पैसे नहीं दिए, तो ये तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्या ऐसा होगा? नहीं, क्योंकि वहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल है, वो इलीगल कंसिडरेशन है, इसलिए जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, सो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। आफ्टर दैट वी कम ऑन टू द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डैमेजेस। डैमेजेस का कॉन्सेप्ट हमने ब्रीफली आपके उसमें भी डिस्कस किया था, टॉर्ट लॉ में, क्योंकि टॉर्ट लॉ में भी क्या होता है, टॉर्ट लॉ क्या है, एक सिविल डैमेज है या सिविल रॉन्ग है, जिसकी रेमेडी क्या है, रेमेडी है उसकी डैमेजेस या कॉम्पनसेशन। तो डैमेजेस क्या होते हैं, सबसे पहले तो आपकी मॉनेटरी कॉम्पनसेशन होती है, यानी कि पैसे की फॉर्म में आपको कॉम्पनसेट किया जाएगा। अब जैसे कि मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में ही बता रही थी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जाके डैमेजेस मांग सकते हैं। डैमेजेस यानी कि एक पार्टी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से पूरा नहीं किया, उसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ, तो अब मेरा अधिकार है कि मैं उससे डैमेजेस क्लेम कर सकूं। ठीक है, तो डैमेजेस क्या है, किसी तरीके की मॉनेटरी कॉम्पनसेशन जो आप कोर्ट में जाके क्लेम कर सकते हो। अब डैमेजेस के भी दो अलग अलग टाइप्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। जिन बच्चों ने टॉर्ट की क्लास अटेंड की है उन्हें तो ये पता होगा, बट ऑल दोज हु हैव नॉट अटेंडेड दैट क्लास, लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। लिक्विडेटेड, liquidated damages and unliquidated damages। तो liquidated damages क्या है, where the damages are predetermined or pre-decided by the parties। so liquidated में क्या है, the damages are pre-decided damages, और इन्हें कौन डिसाइड करता है, डिसाइडेड बाय द पार्टीज। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि कोई भी दो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे और उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाते हुए उसमें उन्होंने मेंशन किया कि अगर मेरी वजह से कल को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो मैं तुम्हें इतना अमाउंट कॉम्पनसेशन पे करूंगा, यानी कि यहां पर डिसाइडेड बाय पार्टीज है और प्री डिसाइडेड डैमेजेस है, यानी कि उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि ब्रीच के केस में कितने डैमेजेस देने होंगे, कितनी मॉनेटरी कॉम्पनसेशन पे करनी होगी, तो वो डैमेजेस क्या हो गए, लिक्विडेटेड डैमेजेस हो गए, यानी कि दे आर प्री डिटर्मिन्ड। जबकि अनलिक्विडेटेड क्या होता है, दे आर नॉट, या यहां पर हम लिख सकते हैं टू बी डिसाइडेड, अभी वो डिसाइड नहीं किए गए हैं, उन्हें डिसाइड किया जाएगा, या इसको हम टू बी डिटर्मिन्ड भी लिखते हैं, यानी कि अभी डिटर्मिन किए जाएंगे कि किस पार्टी को कितने डैमेजेस मिलेंगे। फिर और कौन डिसाइड करता है, इट इज डिसाइडेड बाय द कोर्ट। यहां पर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब हुआ कि जहां पर पार्टीज ने खुद से डैमेजेस डिसाइड नहीं किए हैं, वहां पर कौन डिसाइड करेगा, इट विल बी दी कोर्ट। यानी कि जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, आप कोर्ट में जाओगे कॉम्पनसेशन क्लेम करने, तो वहां पर कोर्ट देखेगा कि हाँ इस व्यक्ति को कितना नुकसान हुआ है,
क्या इसने अपने पार्ट पे कोई गलती तो नहीं की जिसकी वजह से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो? तो जो कोर्ट है वो सारे फैक्टर्स को कंसिडरेशन में रख के फिर अपना डिसीजन देगा कि क्या हमें इस व्यक्ति को कॉम्पनसेशन देनी भी चाहिए या नहीं, और अगर कॉम्पनसेशन देनी चाहिए तो कितना अमाउंट जो है वो एडिक्वेट अमाउंट है फॉर दी damages or for the compensation. So this is all about your concept of damages which you must know for the concept of contract law. So this way we have completed with the concept of contract law. तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, उसका सिग्निफिकेंस पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, उसके अलग अलग स्टेप्स पढ़े, उसकी स्टेजेस पढ़ी, फिर अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस पढ़ा, असेंशियल्स टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें क्या क्या पढ़ा, ऑफर एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कंसेंट, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, ये हमने डिटेल में डिस्कस किए। उसके बाद हमने आज की क्लास में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हैं? वी हैव डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वेजर अग्रीमेंट क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है। उसके अलावा हमने डिस्कस किया अनलॉफुल अग्रीमेंट्स, कि किन किन अग्रीमेंट्स को हम अनलॉफुल अग्रीमेंट्स कहते हैं, कि कौन सी चीज जो है एक वैलिड अग्रीमेंट को एक अनलॉफुल अग्रीमेंट बना सकती है, वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद वी टॉक्ड अबाउट व्हाट, वी डिस्कस्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड, जहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है उसे हम कहते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसके हमने अलग अलग टाइप्स देखे कि किन किन केसेस में जो कॉन्ट्रैक्ट है इट विल स्टैंड डिस्चार्ज और इट विल कम टू एन एंड। और हमने फिर ये भी जाना था कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट क्या होता है, द म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस बिटवीन द पार्टीज कम टू एन एंड, यानी कि जो दोनों पार्टीज की एक दूसरे को लेके कुछ ड्यूटीज थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वो सब खत्म हो जाती हैं। ठीक है, आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड टिल हियर। एंड लास्टली वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डैमेजेस which I had already talked about in the lecture of tort law, but again for your convenience, for your better understanding, I have explained it again in today's lecture. Now we will discuss the questions जो हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं, उसके बेसिस पे we will be solving certain questions which are very important from your examination point of view. अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो the first question is, Sahil promises to Sheila, a married woman, after the death of her husband or obtaining divorce from her husband, यहां पर आएगा after the death of her husband or obtaining divorce from her husband he will marry her, वो उसे प्रॉमिस करता है। यानी कि तुम जो शीला है, शी इज ऑलरेडी मैरिड वुमेन, साहिल शीला को कहता है कि अगर तुम अपने पति से डाइवोर्स ले लो या जब उसकी डेथ हो जाएगी देन आई विल गेट मैरिड टू यू, ये कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। ठीक है, विल सच काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बी एनफोर्सिबल, क्या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिबल होगा? यस, नो, मे बी, कांट बी एनफोर्स्ड। अब ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिबल नहीं होगा क्योंकि वी विल डीम इट टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इमोरल नेचर, यानी कि इट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ आवर सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स हैं उनके खिलाफ है ये, क्योंकि जो हमारी सोसाइटी में मैरिज है एक बहुत ही होली यूनियन कंसीडर किया जाता है उसे, एंड इफ समबडी इज ट्राइंग टू ब्रेक दैट इट विल बी कंसीडर्ड टू बी इमोरल, और क्योंकि ये इमोरल है, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो इमोरल है, इट विल बी अनलॉफुल अग्रीमेंट। ठीक है, सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज नो। अब अगला क्वेश्चन है, X agrees to employ Z as an employee if he clears the exam with 85% marks or more, यानी कि X जो है वो Z को कहता है कि अगर तुम्हारे 85% से ज्यादा मार्क्स आए तो मैं तुम्हें नौकरी दे दूंगा। X is liable to give the job to Z only when he meets the conditions specified of clearing the exams with the required percentage. What is the nature of this contract? यानी कि X ने Z को कहा कि अगर तुम 85% मार्क्स ले आओगे देन आई विल गिव यू अ जॉब। तो यहां पर क्या है, यहां पे अब उसके 85% मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे, वहां पर क्या है, देयर इज इक्वल चांस ऑफ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ दिस इवेंट। इवेंट क्या है, स्कोरिंग 85% मार्क्स, अगर उसके 85% मार्क्स आ गए तो उसे नौकरी मिल जाएगी, अगर उसके 85% मार्क्स नहीं आए तो उसे नहीं मिलेगी। सो देयर इज इक्वल चांस। अब ये कॉन्सेप्ट हमने दो जगह पढ़ा था, वेजर और
कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब क्योंकि यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट इंक्लूडेड नहीं है, पैसे का लेन देन इंक्लूडेड नहीं है, तो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट? इट विल बी अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। जबकि जो वेजर हैं वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, बट उसकी भी मैंने एक्सेप्शन बताई थी आपको। हॉर्स रेसेस में आप वेजर एग्रीमेंट बना सकते हो, या जहां पर भी किसी व्यक्ति की स्किल इंक्लूडेड है या इन्वॉल्व है, वहां पर भी जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं या बेटिंग होती है उनसे रिलेटेड, दैट इज परफेक्टली वैलिड। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग द वेजर एग्रीमेंट? Wager agreement are void and unenforceable. Wager agreements are valid and enforceable. Wager is a form of betting. There are equal chances of happening or non-happening of an event. ये भी correct है, ये भी correct है. Wager is a form of betting. Wager are valid and enforceable. क्या ये सही है? नहीं. Wager agreements are void and unenforceable. This is correct. So the right answer for this question will be option B. यानी कि जो वेजर अग्रीमेंट्स हैं वो वैलिड नहीं होते हैं, वो एनफोर्सेबल नहीं होते हैं। इस तरीके से क्या इसका सही आंसर हुआ? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देन डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कैन हैपन व्हेन? क्या हम कब किस इंस्टेंस में कह सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो गया बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ? ऑप्शन ए सेज व्हेन अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इंसॉल्वेंट। जब कोई पार्टी इंसॉल्वेंट होगी, तो ये भी हमने पढ़ा था ऑपरेशन ऑफ लॉ। यस, इट विल कम टू एन एंड, इट विल बी डिस्चार्ज्ड। व्हेन ईदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट डाई, जब कॉन्ट्रैक्ट की कोई भी पार्टी जो है उसकी डेथ हो जाती है, तो इट विल ऑटोमेटिकली स्टैंड्स डिस्चार्ज्ड। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। When there is a change of law related to the subject matter of contract, जब कोई चेंज ऑफ लॉ होता है तो ऑफकोर्स उससे भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाता है। सो ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब इसके बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पीटर owns ₹1 lakh to John and agrees to pay it within 1 year. They documented a debt. यानी कि पीटर को जॉन को 1 लाख रुपए देने हैं और इसे ये पैसे विदिन 1 ईयर इसे रिटर्न करने हैं, और इसका इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया जिसमें उन्होंने ये चीजें लिख ली। Subsequently, he loses his job and requests John to accept 75,000 as a final settlement. अब जॉन ने इसे कहा कि मेरी तो नौकरी छूट गई, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए तो नहीं दे पाऊंगा, तुम उसके बजाय 75,000 एक्सेप्ट कर लो as final settlement of the loan. जॉन अग्रीज एंड दे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट टू दैट इफेक्ट। अब उन्होंने एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिसमें जॉन जो है वो पीटर को 1 लाख रुपए नहीं 75,000 रुपीज देगा। द कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड्स डिस्चार्ज। अब कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया कैसे? ऑपरेशन बाय लॉ नहीं, म्यूचुअल कंसेंट ऑफ पार्टीज यस, बाय परफॉर्मेंस नो, परफॉर्मेंस तो हुई नहीं, वो उसे 1 लाख रुपए देने वाला था बट वो 75,000 दे रहा है। By insolvency? No. So here the contract stands discharged by mutual consent of parties. अब दोनों पार्टीज ने आपस में अग्री करके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको पुराने वाले को डिस्चार्ज कर दिया और नया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? नोवेशन हो रहा है। ठीक है, सो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। Now sixth question is when there is a substitution of old contract with a new one, it means what? जब आप पुराने कॉन्ट्रैक्ट को नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ सब्सटीट्यूट कर देते हो वो क्या होता है? नोवेशन, रेसेशन, ऑल्ट्रेशन और वेवर। तो यहाँ पर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। जब नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो इट विल बी नोवेशन। पुराने को तो ऑटोमेटिकली या पूरा का पूरा खत्म कर दिया गया है, तो नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया, दैट इज नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A promises to deliver certain goods to B on a certain date. Before the date of performance, A and B mutually agree that the contract will not be performed. यानी कि अब A और B ने दोनों ने डिसाइड कर लिया कि हमें ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं करना है। The contract stands discharged by novation, alteration, rescission and all of the above. So it will stand discharged by rescission, यानी कि अब उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है क्योंकि इन्होंने म्यूचुअली एग्री किया है कि अब हम इसे परफॉर्म नहीं करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड्स डिस्चार्ज्ड बाय व्हाट? बाय रेसिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन कैंसल्ड बाय बोथ द पार्टीज। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। A sold to B 100 bags of wheat for rupees
700 per bag, but before delivery the government rendered the sale and purchase of wheat by private traders illegal. Under the Defense of India rules, the contract was discharged by what? यानी कि ए जो है बी को वीट सेल कर रहा था, बट गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस लगा दी, अब वो उसे ये वीट सेल नहीं कर पाएगा. सो द कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड्स डिस्चार्ज्ड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. हाँ, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट ने उसने कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना दिए हैं जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो पा रहा है. इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव. अब इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्म तो ऑटोमेटिकली हो गई. क्यों? क्योंकि जब गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी तो आप वो चीज परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे. सो इट हैज बिकम impossible to perform the contract. So option C will be the right answer, that is both A and B. दोनों की वजह से the contract stands discharged. Now with this, let's move to the next question. Dash are monetary compensation allowed to the injured party for the loss suffered by him as a result of breach of contract. अब किस चीज को हम कहते हैं as the monetary compensation जो injured party को दी जाती है? इंजर क्यों हुआ वो? बिकॉज ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. क्या कहते हैं उसे? डैमेजेस, चार्जेस, फाइन, नन ऑफ द अबव. ये हमने डिस्कस किया ही था. मॉनेटरी कॉम्पनसेशन को हम क्या कहते हैं सिविल लॉ में? डैमेजेस. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. When the damages to be awarded are decided by the court and it is not decided at the discretion of the parties, such kind of damages are known as. यहाँ पे parties नहीं, court decide कर रहा है. तो जहां पर compensation या damages court decide करता है उन्हें हम क्या कहते हैं? Unliquidated damages. So D option will be the correct answer. That is unliquidated damages. Liquidated में क्या होता है? Liquidated में parties decide करती हैं damages. Unliquidated में कौन decide करता है? Court decide करता है. ठीक है? So that is all with the questions. So we are done with the today's class. This way we have done the concept of contract law. Contract का concept खत्म हो गया है. From the next class we will be starting with a new topic that will be your concept of property law. So before the next class, I request all the students, please go through the initial concepts or initial topics of the concept of property law. जैसे movable property क्या होती है, immovable property क्या होती है, ये आपका homework है. आपको मुझे comment section में भी जरूर बताना है कौन कौन सी properties will be considered as movable property and which properties will fall under the heading of immovable property. ठीक है? और इससे रिलेटेड अगर आपको इंपॉर्टेंट केस लॉ भी बता पाए दैट विल बी वेरी मच अप्रिशिएबल. ऑलराइट, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास. आज की क्लास में किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो you can ask me in the comment section. I'll be addressing to your doubts there only. So that's all for today's class. Thank you everyone. I hope you all have understood each and everything that has been taught in today's class. Any doubts in the comment section will be addressed. Thank you everyone. Have a great day. Thank you.